हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 4 हमारा था इंडस्ट्रीज के बारे में, और आज हम समझेंगे कि इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में कैसा था इंडिपेंडेंस के बाद, और वहां पे किस तरह के ट्रेंड जो है वो फॉलो हो रहे थे अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर। तो आज की वीडियो में से दो चीज की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज के स्ट्रक्चर के ऊपर और उसके ट्रेंड के ऊपर। अब ट्रेंड किस चीज का, ग्रोथ का ट्रेंड या फिर कैसे कैसे चीजें चेंज हो रही थी वो सब देखेंगे अलग टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इसमें बजाय 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है यहाँ पे ट्रेंड्स इन ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम अलग टाइम पीरियड को डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं एक तो 1948 सबसे इनिशियल टाइम पीरियड, जिसकी बात मैं यहाँ पे भी करूंगा आपके सामने कि 1948 में किस तरह के पॉलिसीज थी। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जब इंडिया आजाद हुआ तो हम लोगों ने दो चीजें फोकस किया था, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हम प्रीवियस चैप्टर में डीप में कर चुके हैं, यहाँ पे हम बात किसी कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो अगर मैं 1948 के टाइम पीरियड अगर मैं ध्यान में लेके आऊं तो इस टाइम पे ना गवर्नमेंट ने सिर्फ यहाँ पे कैसे सोचा था कि इंडस्ट्रीज जो होंगी ना वो सिर्फ किसके कंट्रोल में होंगी, स्टेट्स के कंट्रोल में। स्टेट बोल लो चाहे गवर्नमेंट बोल लो, यानी कि पूरा रेगुलेशन जो होगा ना वो इंडस्ट्रीज का किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा। यानी कि हर एक बिजनेस में गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। ये था 1948 के अंदर। और यही नहीं, हम उस टाइम पे इंटरनेशनल बिजनेस भी नहीं कर पा रहे थे, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह भी जो है वो नहीं कर पा रहे थे ताकि हमारे डोमेस्टिक बिजनेस को हार्म ना हो। तो इस चीज इन तरीकों की जो चीजें है ना, पॉलिसीज हैं वो बनाई गई थी 1948 के अंदर। यानी कि ना तो उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन था, ना प्राइवेटाइजेशन था, ना ही हमारे पास लिबरलाइजेशन था। तो तीनों चीजें जो है उस टाइम पीरियड पे नहीं थी। वो सब कब आई, 1991 के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 सीमेंटेड द पब्लिक सेक्टर स्ट्रेटेजिक रोल इन द इकोनॉमी। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है किसकी, 1956 की, सीमेंटेड द पब्लिक सेक्टर स्ट्रेटेजिक रोल इन द इकोनॉमी। इट्स स्पेसिफाइड द इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल अंडर द एक्सक्लूसिव प्रीव्यू ऑफ स्टेट और ग्रेजुअली कम अंडर स्टेट कंट्रोल। जैसे मैंने बताया कि ये वो टाइम पीरियड था जहां पे कोई सी भी इंडस्ट्री, कोई सा बिजनेस, कोई सी भी फर्म किसके कंट्रोल में थी, सिर्फ और सिर्फ स्टेट के कंट्रोल में थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। While also allowing for private sector participation। हाँ, लेकिन ये भी था कि यहाँ पे जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो परफॉर्म कर सकता था, लेकिन उसे भी गवर्नमेंट के अंदर ही रखा जाता था। इनकी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती थी, ठीक है। और जितना इन्फ्लुएंस अब है ना उसके हिसाब से उस टाइम पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। यानी कि इन्फ्लुएंस जो है प्राइवेट सेक्टर पे आज भी है गवर्नमेंट का, लेकिन इतना नहीं है जितना उस टाइम पे था, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। तो while also allowing for private sector participation, this framework aimed to balance pre-eminent role of public sector with coexistence of private enterprises। तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम जो है वो अपनी एम को अचीव कर सके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, वो भी किसको साथ लेके, कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस ऑफरिंग पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी। और यहाँ पे जो है वो पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी भी हमने प्रोवाइड कर रखी थी, यानी कि पॉलिसी एकदम चेंजेस भी लेके आ रहे थे धीरे धीरे करके। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1956 जो है यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई तो यहाँ पे हमारा प्राइवेट सेक्टर तो काम कर ही रहा था, सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर तो काम कर ही रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने भी धीरे धीरे एंट्री शुरू कर दी, गवर्नमेंट के नीचे रहते रहते उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। बस फर्क इतना था कि उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर जब काम कर रहा था तो वहां पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा था, कंट्रोल बहुत ज्यादा था। यानी कि पूरा रेगुलेशन जो है उसका था स्टेट के अंदर था। यानी कि मैं कह सकता हूं कि उस टाइम पे इंडस्ट्रीज पे स्टेट का फुल्ली कंट्रोल हुआ करता था, जितना आज नहीं होता है। अब अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, सिंस जुलाई 1991, यानी कि ये वो टाइम आ गया जब हम कहीं ना कहीं एंटर करने लग गए ग्लोबलाइजेशन के अंदर, प्राइवेटाइजेशन करने लगे बिजनेसेस का, या फिर लिबरलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनिशिएटिव हैव एम्ड टू बिल्ड प्रीवियस इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स एंड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडियन इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो ये हमारा वो टाइम पीरियड था जहां पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए और यहाँ पे क्या किया, एम किया टू बिल्ड प्रीवियस इंडस्ट्रियल अचीवमेंट एंड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडियन इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। और यहाँ पे इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो ऐसी बनाई गई कि हम जो है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव यानी कि ग्लोबली कम्पीट कर सके। यानी कि जब मैंने बात करी 1991 के पॉलिसी की तो मैंने पहले समझाई थी कि इस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन हो गया था बिजनेस का शुरू,
ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया है, ठीक है, लिबरलाइजेशन हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि जब ये तीनों चीजें हो चुकी हैं तो यानी कि अब मैं ये बात कह सकता हूं कि जो हमारे बिजनेस हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस के साथ कॉम्पीट करने वाले हैं, यानी कि हमारे डोमेस्टिक बिजनेस के लिए कॉम्पिटिशन जो है क्या हो गया है, बढ़ चुका है। अब इंटरनेशनल बिजनेस हमारे इंडिया के अंदर आएंगे और वो कहीं ना कहीं कॉम्पीट करेंगे हमारे डोमेस्टिक बिजनेस के साथ। अब इसका बेनिफिट क्या होता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर आती, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे कम हो जाती। क्यों? क्योंकि जब फॉरेन इंडस्ट्रीज हमारे पास आएंगी तो लोग जो प्रोवाइड करेंगे हमारी कंट्री के लोगों को, ठीक है, तो भाई इस तरीके से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल में आ जाएगी, गरीबी कंट्रोल में आ जाएगी। और एक बेनिफिट और क्या होता है, कंपटीशन राइज करने की वजह से जो हमारी कंट्री है, ठीक है, वो जो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं वो इनोवेटिव आइडिया सोचते हैं कैसे उनसे कॉम्पीट कर सकें, जिसके जरिए जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको कॉम्पिटिशन का बेनिफिट मिलता है, उन्हें अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे गुड्स, अच्छी सर्विसेज कम से कम प्राइस में अवेलेबल हो जाती। और एक बेनिफिट और होता है कि जब भी कोई भी फॉरेन इंडस्ट्री जो है वो किसी भी डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक के पास आती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर जाती है, तो वो सिर्फ कैपिटल लेके नहीं जाती अपनी, यानी कि फॉरेन कैपिटल होते आता है, वो अपनी जो टेक्निक्स हैं, अपनी जो यहाँ पे मशीनरी वगैरह है या फिर मैं कहता हूँ कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भी उस कंट्री के अंदर लॉन्च करती है, जिसका बेनिफिट भी मिलता है उस कंट्री के डोमेस्टिक लोगों को। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है इंडस्ट्री के अंदर, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर। तो ये बेनिफिट मिलते हैं कब, जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1991 में हमारी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी से धीरे धीरे ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब कई वही नहीं बताओ क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। भाई क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे ना मेनली, अब क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारी जो इकोनॉमी थी 3 सेक्टर की थी, जहां पे प्रोड्यूसर भी थे, कंज्यूमर भी थे और गवर्नमेंट का रोल भी था। लेकिन ओपन इकोनॉमी करने का मतलब क्या होता है कि अब कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है, गवर्नमेंट भी है और फॉरेन मार्केट्स भी हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है जो भी हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या आता है वो समझते हैं। तो द फोकस हैज बीन ऑन इंक्रीजिंग बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। तो इसका मेन फोकस क्या था कि हम जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे भी कंपटीशन को बढ़ाएंगे और इंटरनेशनल कंपटीशन भी बढ़ाएंगे थ्रू द एक्सटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, किस तरीके से, एक्सटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म्स एंड फोस्टरिंग डायनामिक रिलेशनशिप विद फॉरेन इन्वेस्टर। और यहाँ पे करेंगे फोस्टरिंग डायनामिक रिलेशनशिप विद फॉरेन इन्वेस्टर, और यहाँ पे रिलेशनशिप बनाएंगे फॉरेन इन्वेस्टर का, वो भी किसके साथ, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के साथ। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर जो आएंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल लेके आएंगे, अपनी नई मशीनरी लेके आएंगे, नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमारा हमने दो टाइम पे डिस्कस किया, एक तो 1956 का, ठीक है, एक 1991 का, और दोनों का अपना क्या है, एक इन्फ्लुएंस है। 1956 में चीजें अलग थी, 1991 में चीजें अलग हो गई। 1956 में सिर्फ और सिर्फ मेनली बिजनेस पे स्टेट कंट्रोल था, लेकिन अब यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल भी कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि अदर कंट्री के जो बिजनेसेस हैं वो भी हमारे इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। और यही नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रोल कर रहा है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया है, और गवर्नमेंट का कंट्रोल तो स्टार्टिंग से ही था, वो तो अभी भी है, बट वो उस लेवल का इन्फ्लुएंस नहीं रह गया जो इन्फ्लुएंस 1956 में हुआ करता था। अब यहां से गवर्नमेंट का जो पकड़ है ना इंडस्ट्री की तरफ, वो धीरे धीरे कम होने लग गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे छूट देनी शुरू कर दी थी कि आप अपने डिसीजंस जो है वो अपने दम पे ले सकते हो, हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत कम रहेगा इंडस्ट्रीज की तरफ। अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। 1948 में किस तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, तो रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया। अब जो रिजोल्यूशन इसने इंट्रोड्यूस किया एक तरह का मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया में इन्वायरमेंट क्रिएट होने लग गया मिक्स्ड इकोनॉमी का। मिक्स्ड इकोनॉमी होने का मतलब क्या है कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर डिसीजंस ले रहे हैं इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए, तो वही चीज यहां पे थी। तो वेयर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वुड को एग्जिस्ट, जहां पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर जो है वो एक साथ एग्जिस्ट करते थे। द गवर्नमेंट बिलीव्ड दैट द स्टेट शुड फोकस ऑन एक्सपेंडिंग इट्स करंट ऑपरेशंस एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स। अब यहां पे गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या था कि वो जो है वो एक्सपेंड करे। एक्सपेंड किस चीज को, अपने करंट ऑपरेशंस को, यानी कि इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए, जो हम करंट लेवल पे काम कर रहे हैं उसको इंक्रीज किया जाए। दूसरा, एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स, और यही नहीं, नई प्रोडक्शन यूनिट बनाए इन अदर फील्ड्स rather than taking over and running existing private enterprises. इसके बाद क्या है, meanwhile private enterprises when properly directed and regulated was seen as having a significant role to play। और यहाँ पे हमने एक चीज और समझाई, क्या समझी कि भाई अगर प्राइवेट एंटरप्राइज है और वो प्रॉपरली डायरेक्टेड है, मतलब अच्छे तरीके से काम कर रहा है, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ काम कर रहा है, एंड रेगुलेटेड, रेगुलेशन भी था उस टाइम पे भी, गवर्नमेंट का रेगुलेशन था, गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती थी, आज ही फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन आज उस लेवल पे नहीं फॉलो करनी पड़ती। यानी कि अगर जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉपर डायरेक्टेड है, रेगुलेटेड है गवर्नमेंट के जरिए, ठीक है, तो जो है यहाँ पे उसका एक रोल जो है वो बढ़
जाता है इकोनॉमी की ग्रोथ में और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। यानी कि अब जो है हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफी तेजी से कर पा रहे थे, ठीक है, और दूसरा ग्रोथ भी काफी तेजी से हो रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फुल्ली डायरेक्शन भी था कि कैसे बिजनेस को एक्सपेंड करना है और कैसे उसे रेगुलेट करना है। यूनिक की उनको बिल्कुल छूट दे दी कि तुम अपनी मर्जी से सारे डिसीजंस लो, इतना नहीं था, इन्फ्लुएंस अब भी था ताकि वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करे, जैसे कि आज हो रहा है। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है पोल्यूशन वगैरह कर रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री कौन कौन सी है। तो 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट कैटेगराइज्ड इंडस्ट्री इनटू 4 ग्रुप्स, यहाँ पे 4 ग्रुप्स में इंडस्ट्रीज थी। यहाँ पे पहला कौन सा आता है हमारे पास, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। अभी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री क्या है वो समझते हैं। तो कैटेगरी इंक्लूडेड द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो यहाँ पे पहला काम क्या होता है कि भाई हम जो है वो आर्म्स बनाएंगे, यानी हथियार वगैरह बनाना शुरू कर देंगे, आर्म एंड एम्यूनिशन, ठीक है। इससे याद आया कि भाई अभी देखो पाकिस्तान पर अटैक भी चल रहा है हमारे इंडिया का, ठीक है, स्कूल से मॉक ड्रिल वगैरह हो रही है, ठीक है। तो जो है पाकिस्तानी लोग जो है ना, पाकिस्तान बहुत उछल रहा था कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब तो यहाँ पे खुली छूट दे दी आर्मी को कि भाई जाओ, ठीक है, अपने तरीके से एग्जीक्यूट करो सारे हमले को। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे धीरे धीरे आर्म्स एंड एम्यूनिशन वगैरह बनने भी शुरू हो गए थे इसी टाइम पीरियड के अंदर। प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो प्रोडक्शन भी था और कंट्रोल भी था किसका, एटॉमिक एनर्जी का। एंड मैनेजमेंट ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट, यही नहीं, मैनेजमेंट भी था किसका, रेलवे ट्रांसपोर्ट का। एंड द इंडस्ट्रीज वर टू बी एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द स्टेट, और जो इंडस्ट्रीज थी वो टू बी एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द स्टेट एंड विद नो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब इंडस्ट्रीज जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे स्टेट के कंट्रोल में। ध्यान रखना है किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम, 1948 की। और 1948 में अगर जो भी इंडस्ट्रीज होंगी या फिर जिस भी तरह के डिसीजन होंगे वो सब कौन लेगा, यहाँ पे स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर ही ली जाएगी, विद नो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह का प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर उनकी जीरो इन्वॉल्वमेंट थी। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे दूसरा, बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज। अब ये बेसिक और की इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी वो समझ लेते हैं। तो इंडस्ट्रीज सच एज कोल हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ, ठीक है, वायरलेस एपरेट्स एंड मिनरल ऑयल्स। तो ये सारे जो हमारे वो कहते हैं बेसिक और की इंडस्ट्रीज थे। यानी कि देखो जैसे कि मान लो हम कोल बोलते हैं, अब कोल का जो है उस टाइम पे पावर सप्लाई में काफी इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि आज तो हम जानते हैं कि आज तो उस टाइम तो सिर्फ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी थी, आज तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है। इसके अलावा आयरन की प्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आयरन नहीं होगा तो हम मशीन वगैरह क्रिएट नहीं कर पाएंगे, या फिर और जो इंडस्ट्रीज हैं वो चल नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आयरन जो है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। सेम ऐसे ही स्टील भी एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। शिप बिल्डिंग, ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, वो भी किसमें, वाटर ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर भी जरूरी था। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ टेलीफोन, ताकि कम्युनिकेशन अच्छा हो सके, टेलीग्राफ, इसके जरिए भी कम्युनिकेशन इजी हो गया। वायरलेस एपरेट्स एंड मिनरल ऑयल्स। तो ऑयल तो यहाँ पे एक तरह से वो हो गया एनर्जी का स्रोत है ना, एनर्जी का सोर्स, जिसके जरिए जो है हम जो डिफरेंट चीजों को प्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो ड्यू टू इट्स स्टेट्स रोल इन इनवाइटिंग न्यू एंटरप्राइजेस, तो ये जो है वो स्टेट्स ने इन चीजों पर ध्यान क्यों दिया, ताकि नई नई एंटरप्राइज आए जो इन चीजों को एज अ रॉ मटेरियल यूज करे और प्रोडक्शन करने में यूज करे, वो भी डिफरेंट चीजों को। तो प्राइवेट इंटरेस्ट इन दीज इंडस्ट्रीज वेंट, और यहाँ पे लेकिन जो है ना प्राइवेट सेक्टर का घुसना क्या था, मना था। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल थी इस टाइम पे वो चीजें। तो अगर रॉ मटेरियल को प्राइवेट सेक्टर अगर हैंडल करेगा तो हो सकता है कि वो उसका गलत बेनिफिट उठाए, मिसयूज करे, ठीक है। तो अगर इन चीजों का मिसयूज हुआ तो अदर इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तो मेन चीजें है ना, जो की इंडस्ट्रीज हैं वो उस टाइम पे पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंदर में था, यानी कि स्टेट कंट्रोल के अंदर ही था। अगला पॉइंट क्या आया, सेंट्रली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। अब ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी जो सेंटर से रेगुलेट करती थी? एक तो ये ऊपर तो हो ही गया ये सारी इंडस्ट्रीज, इसके अलावा 18 बेसिक इंडस्ट्रीज थी जिस पर फुल्ली कंट्रोल किसका था, सिर्फ और सिर्फ स्टेट का, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल था। दैट वुड बी टिपिकली बी रन बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हो रहा है, सेंट्रली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, तो 18 बेसिक इंडस्ट्रीज दैट वुड बी टिपिकली रन बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस बट वुड बी सब्जेक्ट टू सेंट्रल रेगुलेशन। तो 18 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो गवर्नमेंट ने एक तरह से प्राइवेटाइज कर रखी थी और प्राइवेट एंटरप्राइज के हाथों में दे रखा था वो काम, लेकिन वो फिर भी किसके कंट्रोल में था, सेंट्रल रेगुलेशन के, यानी कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन के। इनको भी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, या फिर जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही करनी पड़ती थी, यानी गवर्नमेंट का फुल रेगुलेशन था इन 18 इंडस्ट्रीज पे भी एंड फुल कंट्रोल था। तो दीज इंडस्ट्रीज लोकेशंस वर डिटरमाइंड बाय नेशनल इकोनॉमिक फैक्टर। तो जो हमारी इंडस्ट्रियल लोकेशन है वो डिटरमाइन कैसे करते हैं, नेशनल इकोनॉमिक फैक्टर। रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड डिमांडेड अ हाई लेवल ऑफ टेक्निकल स्किल। अब यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर रिक्वायर्ड अ
सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। और इन चीज़ों में क्या चाहिए था, एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए था और डिमांडेड अ हाई लेवल ऑफ टेक्निकल स्किल। और यही नहीं, इन चीज़ों को करने के लिए टेक्निकल स्किल भी हाई लेवल की चाहिए थी। तो ये चीज़ आई। फोर्थ पॉइंट में क्या आया, अदर इंडस्ट्रीज। अबे दूसरी इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, अदर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? अदर इंडस्ट्रीज में हमारी बाकी इंडस्ट्रीज आती हैं जो कौन होल्ड कर रहा है। तो इसमें मेजरली वो इंडस्ट्रीज थी जिनको प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से रन कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर दो तरीके का हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है वो किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर हो सकता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो प्रोडक्शन का काम कर रही हैं। दोनों हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी और जो हमारी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो भी यहाँ पे प्रोडक्शन का काम कर सकती हैं अदर इंडस्ट्रीज के अंदर। यही नहीं, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे जैसे कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, स्मॉल बिजनेस हो गए, ये भी यहाँ पे डेवलप हो रहे थे, ताकि क्योंकि जब तक स्मॉल बिजनेस बड़े लेवल डेवलप नहीं होंगे एक कंट्री की इकोनॉमी या फिर मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस भी इसी पे था कि या तो जो माइक्रो बिजनेस है, माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, फिर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ पर ध्यान दिया जाए, और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ पर भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि अगर कॉटेज इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे तो जो भी लोग जिनकी जॉब जा रही है वो यहाँ पे आके वापस अपने काम को सीख के जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि ये जो है ये कहीं ना कहीं जॉब को रिप्लेस करवा पाएंगी एक इकोनॉमी के अंदर। तो इसलिए उनका डेवलपमेंट भी क्या था, काफी जरूरी था। ठीक है, आने वाली वीडियो में बात करेंगे थोड़ा सा और डीप में फॉरेन कैपिटल कैसे इंडिया को अफेक्ट कर रहा था इंडस्ट्रीज के लेवल पे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतार सकता है मैं उतार रहा हूँ बोर्ड के सामने से। ठीक है, तो अब इसको जो उतारना उतार ले, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं।